शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज संडे है, इसलिए संडे के दिन चूँकि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ही ऊपर रहता है। आज साइंस का पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉपर एज से रिलेटेड है। ताम्र युग से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, इसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी पुराना जो एंशियंट ह्यूमन जेनोमिक डेटा है, इसका अध्ययन किया गया है, उसका एनालिसिस किया गया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये जो कॉपर एज के फार्मर रहे थे, इसके अलावा जो स्टेपी पास्टलिस्टिस रहे थे, पास्टोरलाइस्टिस रहे थे, इन्होंने एक दूसरे के प्रति अंतरक्रिया की, या फिर कहना चाहिए एक दूसरे को इंटरेक्ट किए थे 1000 साल पहले देन प्रीवियसली थॉट। एग्जाम्पल के तौर पर हमें लग रहा था कि आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ है कि जो कॉपर एज के किसान हैं, इसके अलावा जो चरवाहे हैं, वो दोनों आपस में मिले, एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीखे। ये आज से 100 साल पहले हुआ हो, लेकिन रिसर्च में ये पता चला है कि 100 साल पहले नहीं, आज से 1000 साल पहले ये घटना घटित हुई है। फिर यहाँ जो भी रिसर्च सामने आया है उसको प्रकाशित किया गया था, एक पत्रिका है नेचर में। मे एड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमिस ऑफ द कॉपर एज एंड द एक्सपांसन ऑफ पैस्ट्रोलिस्ट ग्रुप्स अराउंड 3300 BC। तो यहाँ से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है कि कॉपर एज का किस प्रकार से एक्सपांसन हुआ था। यहाँ पर डेमिस वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। डेमिस का मतलब होता है ख़त्म होना या फिर मृत्यु हो जाना। द डेमिस ऑफ कॉपर एज एंड एक्सपांसर ऑफ पेट्रोरैलिस्ट ग्रुप्स अराउंड 3300 BC। तो लगभग 3300 ईसा पूर्व की ये बात है। जो प्रीवियस एनालिसिस हुए थे एंशिएंट जीनोमिक डाटा के, ठीक है, यहाँ से कुछ जानकारी हमारे सामने आई है। यहाँ से ये सजेस्ट होता है कि जो दो मेजर जेनेटिक टर्नओवर इवेंट घटित हुए थे वेस्टर्न यूरेशिया में। वेस्टर्न यूरेशिया में दो प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, जिसमें से एक को एसोसिएट किया जाता है स्पीड ऑफ फार्मिंग। खेती का फैलाव हो रहा है 7000 से 6000 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है ये, कम से भी कम 7000 से 6000 के दौरान में। इस टाइम में हमको कृषि का विस्तार देखने को मिला। ए सेकेंड रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपांसन ऑफ पास्टोरैलिस्ट ग्रुप्स। सेकेंड नंबर की चीज़ हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं उनका विस्तार हो रहा था। ये लोग कहाँ से कहाँ गए? यूरेशियन स्टेपी से, स्टार्टिंग अराउंड 3300 BC, और ये टाइम पीरियड है ईसा पूर्व 3300 BC। द पीरियड बिटवीन दीज टू इवेंट्स, इन दोनों इवेंट्स के बीच की यदि हम बात करें कि कब कृषि का विस्तार हुआ, कब से जो चरवाहे लोग हैं, पशुचारक लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किए, इसी दोनों टाइम पीरियड का जो बीच का समय है इसको आप कॉपर एज के नाम से जानते हैं। वहीं यदि हम बात करें दोनों इवेंट के बीच का जो टाइमिंग है उसको कॉपर एज के नाम से हम जानते हैं। was characterized by a new economy based on metallurgy। कॉपर एज का मतलब ये है उस समय में जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो मेटलर्जी पर आधारित थी, धातु पर आधारित हो गई थी। जैसे आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे, वेगन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एंड हॉर्स डोमेस्टिकेशन, घोड़े को पालतू बनाया गया है। लेकिन बट वाट हैपन्स बिटवीन द डेमिस ऑफ कॉपर एज सेटलमेंट। कॉपर एज सेटलमेंट ख़त्म हुआ, इसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं? लगभग 4250 BC की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद चरवाहों का किस प्रकार से एक्सपांसन हुआ, ये सारी घटनाएं अभी तक हम नहीं अच्छे से जान पाए हैं। इस पेपर के हिसाब से यदि देखा जाए तो वैज्ञानिक लोगों ने एनालिसिस किया था जेनेटिक डाटा 135 एंशिएंट इंडिविजुअल्स का।
इनकी जो डेट है वो 5400 से 2400 ईसा पूर्व की है। इसके लिए उन्होंने लगभग पूरी 8 जगहों का क्या किया था, विश्लेषण किया था। इसमें साउथ ईस्ट यूरोप शामिल है एंड नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सी वाला रीजन भी इसमें शामिल है। While there was genetic continuity between the Neolithic and Copper Age group, कॉपर एज ग्रुप और न्यूलिथिक एज ग्रुप के में देखेंगे तो हमें कंटिन्यूस चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब जो घटनाएं हैं वो हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं। लगभग 4500 BC ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सी रीजन कैरिड वेराइंग अमाउंट ऑफ एंसेंट्री फ्रॉम कॉपर एज एंड स्टेपी जोन पॉपुलेशन, द आथर्स राइट। इस स्टडी में हमें ये सजेशन मिला है कि फाइंडिंग से ये पता चला है कि द ग्रुप्स हैड कल्चरल कांटेक्ट। ये जो समूह बने, इन समूहों में आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और लगभग इनमें हमें मिश्रण जैसा दिखाई दिया था 1000 साल पहले। द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रांजिशनल हंटर फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है किन किन लोगों के बीच में, फार्मर्स के बीच में, इसके साथ साथ में जो ट्रांजिशनल हंटर हुआ करते थे उनके बीच में। और ये जो ट्रेडिशनल हंटर हैं ये अलग अलग एरिया में रहा करते थे। और ये जो टाइम पीरियड है ये भी जो है 3300 BC का है। फॉर्मेशन एंड एक्सपांसन ऑफ पेट्रोलिस्ट ग्रुप अराउंड 3300 BC। इन्हीं सब घटनाओं के बाद में हम देखते हैं कि चरवाहे वाले ग्रुप का उदय होते हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये न्यूज़ आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। मशीनों को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि वो इंसानों की ज़रूरत को समझ सकें और उनका अपने आप जवाब दें। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कहीं पर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप देखते हैं गूगल ऑटोमेटिकली अगले वर्ड को सजेस्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो संभव हो पाई हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ चुका है, क्या क्या इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा गेम चेंजिंग के रूप में इसको बताया गया है। The protein folding problem may be over with the achievement of DeepMind's AlphaFold in accurately predicting the structure of protein। प्रोटीन का स्ट्रक्चर रियल में कैसा रहेगा, क्या हम इसको 3D रूप में बना पाएंगे? ये संभव हो पाया है डीप माइंड कंपनी के अल्फ़ा फोल्ड स्कीम के माध्यम से। ड्रग की डिस्कवरी करना है, कौन सी दवाई किस रोगी को देंगे, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए यूज़ होगी, स्पेशली जो रेयर डिजीज़ होते हैं जिनका इलाज उतना संभव नहीं हो पाता है, अल्फ़ा फोल्ड के माध्यम से काफ़ी तेज हो गया है। वहीं 2020 की बात करें, रोबोटिक सिंथेसाइज़र ने रीड किया था एक रिसर्च पेपर को एंड मेड कंपाउंड डिस्क्राइब इन इट। इसके बाद इसने क्या काम किया, मेड द कंपाउंड डिस्क्राइब्ड इट इन इट। इसमें क्या चीज़ हो सकते हैं उस चीज़ को भी उसने बता दिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। UNEP's वर्ल्ड एनवायरनमेंट सिचुएशन रूम की यदि हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, WESR, इसने यूज़ किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताकि एनालाइज किया जा सके रियल टाइम सेंसर डाटा को फ्रॉम सेंसर्स इन ओवर 140 कंट्रीज टू प्रिडिक्ट ग्लेशियर मास, सी लेवल राइज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं ग्लेशियर के मास का, कितना उसका द्रव्यमान हो सकता है, सी का लेवल कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसका भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल मॉडिफाइड फिगर्स एंड इमेजेस कैन बिकम ए नाइटमेयर फॉर जनरल पब्लिशर्स हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द इमेज मैनिपुलेशन एंड डुप्लीकेशन। जो ऑलरेडी से इन इमेज मैनिपुलेशन को फेस कर रहे हैं, डुप्लीकेशन को फेस कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक प्रकार से एक बेहतर साधन बन सकता है।
वहीं यदि हम इसके नुकसान की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ड्रामेटिकली वाइडन द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, एंड द प्रोफाइलरेशन ऑफ एआई कुड फर्दर ए कंटिन्यूड इन इक्वालिटी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि रहा तो जो इनइक्वालिटी है वो हमारे देश में बढ़ते जाएगी। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो एंडोवस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड है। एंडोवस्कुलर, ठीक है, जिसको इंट्रावस्कुलर भी आप बोल सकते हैं। इसको रिलेट करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर से। एंडोवस्कुलर क्या है? एक प्रकार से इलाज करने की मेथड है जिसमें हम एक कैथेटर को कॉन्टेनिंग मेडिकेशन, इस कैथेटर में क्या चीज़ शामिल है? इस कैथेटर में आपने वो ड्रग्स भेज दिए हैं जो रोगियों को जिसकी ज़रूरत है। अब इस ड्रग को हम क्या है किसी रोगी व्यक्ति की बॉडी में एंटर करा रहे हैं ताकि उसका हम इलाज कर सकें। एक प्रकार से मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट होता है कैथेटर, जिसको हम इंसर्ट करते हैं स्किन के माध्यम से इनटू ए ब्लड वेसल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वस्कुलर डिजीज़। वस्कुलर से रिलेटेड जितने भी रोग हो रहे हैं आपको उनका इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का, यहाँ जो वस्कुलर होती हैं वो ब्लड को ले जाने वाली हमारी धमनियों फिर शिराओं की बात करी जा रही है। एंडोवस्कुलर प्रोब रिकॉर्ड्स डीप ब्रेन एक्टिविटी इन माइस। एंडोवस्कुलर प्रोब के बारे में बताया जा रहा है। इससे क्या होता है, जो माइस की एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिविटी, वो काफ़ी गहरी हो जाती है। एक नया जो अल्ट्रा स्मॉल और अल्ट्रा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल इम्प्लांट है जो कि जिसको डिलीवर करते हैं ब्लड वेसल के माध्यम से, कैन रिकॉर्ड सिंगल न्यूरॉन एक्टिविटी। इस इंस्ट्रूमेंट को आपकी बॉडी में यदि आप लगा देंगे तो सिंगल न्यूरॉन की एक्टिविटी को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डीप विथ द ब्रेन्स ऑफ रैट्स। प्रैक्टिकल किसके ऊपर किया गया है? चूहों के ऊपर किया गया है। ब्रेन मशीन इंटरफेसेस इनेबल डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। जो ब्रेन मशीन का इंटरफेसेस है इसने क्या काम कर दिया है? डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को साध्य बना दिया है। किसके किसके बीच में? ब्रेन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से। जैसे कि आपकी बॉडी में कोई स्विच उभा दिए हैं, उस सुई में पार्टिकुलरली वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को ठीक कर सकती हैं। इसके बाद ब्रेन में ये सिग्नल जा रहा है तो ब्रेन और हमारे बाहर जो मशीन रखी हुई है जिससे हमने इस सुई को कनेक्ट कर दिए हैं, दोनों के बीच में बताया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो सकता है। उन्होंने अलाउ किया था ब्रेन की एक्टिविटी को कि डायरेक्टली कंट्रोल किया जाए डिवाइसेस को, सच एज प्रोथेसिस या फिर मॉड्यूलेट नर्व और मस्कुलर फंक्शन। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने निर्माण किया था अल्ट्रा स्मॉल एंड अल्ट्रा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का दैट कैन बी इम्प्लांटेड इनटू ब्लड वेसल फॉर ऑफ द इनर ब्रेन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं NW ग्रीनलैंड वास आइस फ्री। आज से यदि हम 4 लाख पहले की बात करें तो जो ग्रीनलैंड आइसलैंड है जो कि बर्फ़ से पूरी तरह से कहना चाहिए बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है, ये आज से 4 लाख साल पहले कैसा हुआ करता था। कुछ सेडिमेंट कवर किए गए हैं, कुछ सेडिमेंट को रिकवर किया गया है, उनका अध्ययन किया गया है। ये जो अवसाद जमा हुआ था ये कहाँ का है? ये कैंप सेंचुरी का। आइस कोर, यहाँ से पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीनलैंड है ये आइस से फ्री हुआ करता था। ए पीरियड ऑफ इन हिस्ट्री नोन टू हैव एग्जिबिटेड लोएस्ट ग्लोबल आइस वॉल्यूम। द मैरीन आइसोटोप एज 11 इंटर ग्लेशियल पीरियड। टाइम पीरियड है मैरीन आइसोटोप स्टेज 11 इंटर ग्लेशियल पीरियड। देखिए अब यहाँ पर यदि आप आइस को हटा देते हैं तो आइस को हटाने के बाद क्या होगा? इस आइस का जो पानी है वो समुद्र में चले जाएगा।
ग्रीनलैंड की आइस शीट ने कंट्रीब्यूट किया था ओवर 1.4 मीटर्स ऑफ सी लेवल इक्विवेलेंट टू ग्लोबल सी लेवल ड्यूरिंग द इंटरग्लेशियल। उस समय में इंटरग्लेशियल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे इसने समुद्र को 1.4 मीटर हाइट में उछाल दिया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो मेडिकल सेक्टर से हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, यदि हम ओवर 5 ईयर्स नाउ 5 साल का डेटा यदि हम उठा करके देखेंगे किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डेंटल कोर्सेज अक्रॉस इंडियन इंस्टीट्यूट हैव सीन एनीवेयर बिटवीन 10% एंड 55% सीट गोइंग वैकेंट ईयर ऑन ईयर। साल दर साल हम देखते हैं कि 10% 55% जो सीटें हैं मेडिकल के सेक्टर में वो खाली जा रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, पंजाब में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन चल रही है, ऐसा कहना है इंडस्ट्री इनसाइडर का। डाटा प्राप्त किया गया है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, एक्सेस्ड बाय द हिंदू। इसमें ये पता चला है, ये जो डेटा है 2016-17 और 22-23 दोनों टाइम पीरियड के बीच में 1,89,420 बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सीट ऑफर्ड। टोटल सीट इतनी ऑफर करी गई जिसमें से 36,585 रिमेन वैकेंट। इसमें से कितनी सीटें खाली हैं? 36,585 सीटें अभी भी खाली हैं। वहीं 2017-18 से 22-23 की बात करें तो 38,487 मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी सीट अवेलेबल रही थी। ओवर 5,000 रिमेन वैकेंट, इसमें से आपको 5,000 सीट ऐसी मिलेंगी जो कि खाली थी। तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से कमियां हैं। सरकार कह रही है कि हमने टोटल 100 सीटें निकाले हैं, लेकिन सरकार मात्र 10 स्टूडेंट को ही ले रही है, बाकी की जो 90 है वो खाली चले जा रही हैं। इस प्रकार की कंडीशन हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ में सरकार ने कई सारी घोषणा करी हैं। सरकार कह रही कि हम नए नए मेडिकल खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फिगर्स, यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, उसके आंकड़ों को देखें, तो जो नंबर ऑफ सीट हैं डेंटल एजुकेशन के लिए 2014 से लेकर के 2023 के बीच में देखें तो वो 14% बढ़ा दी गई। BDS की डिग्री एंड बाई 48% फॉर MDS डिग्री। तो जो BDS की डिग्री है उसको 14% बढ़ा दिए, MDS की जो डिग्री है 48% बढ़ा दी है। This has been attributed to Dental Council of India taking a step to improve the quantity and quality of dental education. सरकार ने जो डेंटल एजुकेशन है, डेंटल एजुकेशन की क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसको भी बढ़ा दिया। 2021-22 की बात करें, इंडिया के पास में टोटल 27,868 BDS की सीट थी और 6,814 MDS सीट थी एज पर मिनिस्ट्री डाटा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट और इंडस्ट्री इंसाइडर का कहना है लैक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनल तरीके से आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप डेंटल के डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी जो सैलरी रहती है वो भी स्टेंजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पर स्टेंजेंट वर्ड यूज़ किया गया है। स्टेंजेंट का मतलब होता है एकदम बहुत कम, आलसी टाइप कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं कि 25,000 मिल रही है, बड़े मुश्किल से 26,000 हो रही है। इस टाइप की व्यवस्था हम देख सकते हैं। यही कुछ मेन रीजंस रहते हैं स्टूडेंट के बीच में, जिसके चलते चलते वो डेंटल कोर्स को नहीं चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे साल हो चुके हैं अभी तक देखा जाए तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नवीन पटनायक के बारे में। ठीक है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। नवीन पटनायक बन गए हैं ज्योति बासु के बराबर। ज्योति बासु's रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक
सैटरडे के दिन अचीव कर लिए हैं एक रिमार्केबल माइलस्टोन को, और ये बराबर से पहुंच गए हैं। ठीक, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है जो कि सेट किया था फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम ज्योति बासु एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो बंगाल के सीएम ज्योति बासु और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। मिस्टर पटनायक हैज़ हेल्ड पोजीशन फॉर 23 ईयर्स एंड 138 दिन। कितने साल इन्होंने शासन किया है, राज किया है? 23 साल किया है और 138 दिन किया है। द टाइटल ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हाउएवर बिलोंग टू पवन कुमार चांगलिंग। नाम क्या है इनका ओरिजिनल? पवन कुमार चांगलिंग है। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जो सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चांगलिंग, हु हैड हेल्ड पोजीशन फॉर 24 ईयर्स एंड 166 दिन। वहीं पवन कुमार चांगलिंग की बात करें तो इन्होंने 24 साल शासन किया है, 166 दिन है इनके। तो ये बन गए हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया ऑन सरडे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो वीड से रिलेटेड है, पार्टिकुलरली जंगली खरपतवार की हम बात कर रहे हैं। एक्वाटिक वीड, एक्वाटिक वीड किसको कहेंगे? जो नम वाली जगह में, पानी वाली जगह में घास फूस उगाती है ना, खरपतवार उगाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो एक जो एक्वाटिक वीड ये नेटिव मानी जाती है कुछ कंट्रीज़ की, जैसे कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इसमें इंक्लूड है पेरू। ये खतरे का कारण बन गई है एलिफेंट के हैबिटाट्स में एंड फॉरगेजिंग एरियाज इन वालपराई। ठीक है, तो ग्रेजिंग वाला जो एरिया है वहाँ पर ये हाथियों को काफ़ी परेशान कर रही है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है फॉरगिंग। ठीक, फॉरगिंग का मतलब होता है खाना ढूंढना। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बॉन्डेड लेबरर से रिलेटेड है, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है। और बंधुआ मजदूरी हमको देखने को मिली है उड़ीसा में। ठीक है, इनको स्लेवरी से रेस्क्यू करा दिया गया है। दे आर ये टू रिसीव कंपनसेशन मनी एंड अदर बेनिफिट। लेकिन अभी भी ये लोग जो है बंधुआ मजदूरी के तहत इनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो मनी मिलना चाहिए, वो मनी अभी इनको नहीं मिल पाया है। 8 ईयर ऑन, लगभग 8 साल होने वाले हैं। पुणे राउत फ्रॉम नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज अनेबल टू फॉरगेट हर ऑर्डील इन ब्रिक क्लीन इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो पुणे राउत नाम है इनका, ये नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में रहते हैं। इनके साथ में जो घटना घटित हुई थी तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ये ईंटा भट्टी में काम करते थे। वेयर शी वॉज फोर टू वर्क 12 आवर्स ए डे। इनको जबरदस्ती 12 घंटे काम कराया जाता था। इनके पति का नाम है पुरुषोत्तम राउत। ठीक है, इनके साथ में ये भी काम करा करते थे। इसके बाद देखा जाए जो कपल्स हैं, इनका जो ऑर्डील है, ऑर्डील का मतलब होता है परख या फिर किसी को कड़ी परीक्षा में रखना, निगरानी में रखना, ये हो गया ऑर्डील। तो जो कपल्स का ऑर्डील है ये ख़त्म हुआ था जबकि थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू किया था उनको। एंड 335 और भी थे जो कि इस प्रकार के ईंट भट्टी में काम कर रहे थे अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। हमारे देश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 है, BLS एक्ट शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं। तो ये 12 फरवरी 2015 की घटना है। इन्होंने रिसीव किया था 20-20 हज़ार रुपया ईच फ्रॉम उड़ीसा एंड यूनियन गवर्नमेंट अंडर द एंटी स्लेवरी एक्ट। उड़ीसा की सरकार ने भी 20-20 हज़ार दी, केंद्र सरकार ने भी 20-20 हज़ार रुपया दिया था। लेकिन ये लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कंपनसेशन को फॉर ऑलमोस्ट 8 ईयर नाउ, 8 साल हो चुके हैं। वहीं यदि हम बात करें जो रिहेबिलाइजेशन असिस्टेंस है उसको रिवाइज किया गया है 2016 के कानून में। ये बढ़ गया है 2 लाख रुपया टू ईच वुमेन एंड 1 लाख टू मैन एंड 3 लाख इफ़ द बॉन्डेड लेबर
वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर पर्सन आर रिस्क्यूड फ्रॉम ब्रोथेल्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो जो ब्रोथेल्स रहते हैं, वेश्यालय रहते हैं, वहाँ पर यदि कोई महिला को जबरन काम करवाया जा रहा है तो उनको जो है 3 लाख रुपया मिलेगा। बाकी के यदि देखा जाए तो 2 लाख रुपया महिलाओं को है नॉर्मली, 1 लाख रुपया मैन को है और 3 लाख रुपया बच्चे, महिला, ट्रांसजेंडर पर्सन को है यदि वो वैश्यालय में जबरन फोर्स लेबर के रूप में काम कर रहे थे। वहीं यदि देखा जाए तो 2000 से भी ज़्यादा जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं वो उड़ीसा में हमको देखने को मिले थे, हु हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया। एक स्टेट दूसरे स्टेट, सब स्टेट को मिला दें तो 2000 बॉन्डेड लेबर के निकल कर के आए थे उड़ीसा के। लेकिन अभी तक इनको जो है कंपनसेशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, ऐसा इन लोगों की शिकायत है। वहीं गवर्नमेंट फंडिंग की यदि हम बात करें 1978 से लेकर के 2014-15 तक केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया था 81 करोड़ रुपया का पैसा। ठीक है, ताकि इनको रिहेबिलिटेशन किया जा सके, इनका पुनर्वास किया जा सके, इनको असिस्टेंस दे सकें। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 2,80,213 रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर्स। आप इनकी संख्या देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। हमारे देश में इतने सारे बॉन्डेड लेबर्स हुआ करते थे। ये जो लास्ट क्रेडिबल डाटा है बॉन्डेड लेबर्स के ऊपर, ये रिफ्लेक्टेड किया है, जो कि रिफ्लेक्टेड होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में। इसमें बताया गया है 8,304 बॉन्डेड लेबर रेस्क्यू किए गए थे उड़ीसा में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक आईएनएस से रिलेटेड है, जिसका नाम हम देखने वाले हैं अभी। तो इसको गिफ्ट के तौर, एक तो ये हमारे देश से रिटायर हो चुका है, लेकिन वहीं हमने वियतनाम को एज ए उपहार के तौर पर दिया है, प्रीसेंट गिफ्ट के तौर पर हम इसको दे रहे हैं। आईएनएस कृपण डीकमीशन किया गया है इंडियन नेवी से, लेकिन हमने इसको हैंड ओवर कर दिए हैं वियतनाम को एज ए प्रीसेंट। ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इंडिजेनियसली तरीके से बिल्ड किया गया मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपण है। 32 साल इसने इंडियन नेवी में काम किया था। Calling upon Vietnam People's Navy to closely examine and explore the vast potential that Indian shipbuilding industry hold, and stressing that it is the best value for money proposition they can find. Navy Chief R. Hari Kumar on Saturday said that India's indigenous shipbuilding prowess is an assurance to our friends and partners. तो सरकार ने क्या कही है कि आप लोग आइए, इसका थोड़ा मुआयजा करिए और देख लीजिए कि क्या आपके ये काम आ सकता है, क्या आप इसको ले सकते हैं।